चले। ओके टाइप 2 होगी। ओके टीएसआई किसमें बच्चों? टीएसआई, हाँ जी टीएसआई किसका वो ग्रेव करोगे? में, ग्रेव शाबाश। डिजीज। और टी जो आपके टीबीजी से हाशिमोटो और प्रेगनेंसी में हाशिमोटो हर्टल सेल, हर्टल सेल, हाशिमोटो हाशिमोटो डाइपरसेंसिटिविटी, टाइप ग्रेव्स 2 में, जो है ग्रेव्स में, ठीक है। टैकियारिथमियाज लीडिंग टू डेथ इन व्हाट? ये थायराइड स्टॉर्म में, शाबाश। व्हाट इज आपका बच्चों वॉल्शकोफ्स इफेक्ट? वही आयोडीन लोड और T3 T4 प्रोडक्शन लो। ठीक है ओके मुझे बताओ आयोडाइड लोड से डिक्रीज T4 सिंथेसिस T3 ठीक है। अच्छा HLA-B8 किसका है बच्चों? B8 ग्रेव्स ठीक है मुझे बताओ ग्रेव्स में और क्या क्या इंक्रीज कर रहा था जल्दी से मुझे बताओ। HLA-DR और increase cytokine फोर interferon gamma. और क्या सॉरी ट्यूमर नेक्रोटिक फैक्टर अल्फा Interferon और इंटरफेरॉन गैमा। गामा। ठीक है शाबाश। थायराइड एडिनोमा में कैसा आपका वो होता है नोड्यूल होता है कोल्ड हॉट? कोल्ड शाबाश। मुझे बताओ कि जो थायराइड में आई फीचर्स हैं उसमें क्या क्या थे? क्या होता है बेसिकली? लिड लीड लैग और लीड रिट्रैक्शन, ठीक है और ड्यू टू व्हाट कौन सी एक्टिवेशन होती है उसमें? GAGs, glycosaminoglycans, fibroblasts. अच्छा डॉक्टर साहब इधर देखो आपने ग्लाइकोजामाइनोग्लाइकन का है ये हाइपर में या हाइपो में है? ये हाइपो या में होते दोनों हैं। में? हाइपो में है ठीक है। अच्छा मुझे बताओ सिंपैथेटिक एक्टिवेशन की बात हो रही है वो किधर होगी हाइपर में हाइपो में? हाइपर में हाइपर में हाइपर में। और कौन सा मसल इन्वॉल्व था सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन की वजह से? सुपीरियर टार्सल। सुपीरियर टार्सल, सुपीरियर टार्सल। हाँ जी सुपीरियर टार्सल ठीक है। चलो उसकी वजह से फाइंड क्या सेवन होता है मैम? सुपीरियर है टॉर्सल अगर स्टिमुलेट होता है तो क्या होता है? लिड लेग। अभी अच्छा ये देखो ना अपना डॉक्टर काशिफ ये कल आप मुझे ना इसका पूरा मैकेनिज्म दिखाओगे वो प्रॉपर उसकी ना वो टेस्ट होता है और वो सारी पिक्चर्स के साथ आपने मुझे ना इनबॉक्स करना है वो जस्ट मुझे इनबॉक्स करना है मैं बाकियों को तो बाद में पहले मुझे आप करोगे कि लिड लेग के सिंपैथेटिक एक्टिवेशन कैसे टार्सल मसल कैसे हाइपरथायराइडिज्म में ठीक है वो फिर ना आपकी आई को पीछे रिट्रैक्ट करके तो सर्जरी करते हैं मसल वगैरह और सारी ना। अच्छा चलो छोड़ो इस बात को मैम अभी इसको आज क्रेनियल नर्व कौन से स्टिमुलेट करेगी 7 या 2? किसको मसल को? जी मैम। ये बेसिकली ऑप्टिक नर्व 2 के साथ हाँ कॉम्प्रेशन के साथ आता है डॉक्टर क्या नाम है आपका? हाँ वकास डॉक्टर विकास ठीक है। अच्छा चलो मुझे एक बताओ मैम एक जगह इसका मैंने क्रेनियल नर्व 7 भी पढ़ा था टॉर्सो मसल्स के साथ, स्पीयर टॉर्सो अच्छा मसल के इसमें साथ। भी ना एक सीक्वेंस है 7 इज ग्रेटर देन समथिंग वो भी है बट वो डिफरेंट है डॉक्टर विकास ठीक है उसको इसके साथ नहीं करना है इधर। फर्स्ट ट्रेनिंग तो और ये जो सेकंड वाली है ऑप्टिक वो तो मसल्स को सप्लाई नहीं कर रही तो फिर ये सुपीरियर कौन से मसल को ऑप्टिक नर्व क्या कह रहे हैं? कॉम्प्रेशन ऑप्टिक नर्व करता है नहीं ठीक है। ठीक है मैम ठीक है फिर सही है ठीक। हाँ अच्छा हम फिर भी सुपीरियर टार्सल की नर्व सप्लाई कर लेते हैं सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम डॉक्टर टार्सल कह रहे हैं डॉक्टर विकास इसके सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है और इसमें आपका एफरेंट और ईफरेंट पाथवे अब वो देख कर तो बताने वाली बात है वो एंड पे मैं देख के बताती हूँ ठीक है। अच्छा चलो आगे चलें। ओके अभी क्वेश्चन मैं पूछ रही हूँ उस पे भी क्वेश्चन मुझे ही पूछ रहे हैं कितने अच्छे हैं। तो खुद ही तो मैम कहते हैं कि पॉइंट्स इकट्ठे करें, अब ब्रेन में जो जो मुझे चीजें थायराइड हावी से हैं। आगे ही नहीं जाने दे रहे बच्चों ना किया ना ये खुद ही करना बाद में मैं अब कल हमारा सिस्टम चेंज हो जाना है ठीक है। इतने अच्छे हैं ना मैं भी कल से यूट्यूब पे ही लेने लगी हूँ। नहीं मैम कंटिन्यू करें। मैम नाराज ना हो अभी रोजा नहीं है सुबह पर रखना है। मैडम वो स्कूल वाला काम करो जिस टीचर से हम ज्यादा पूछते थे ना वो सबसे पहले हमें कहते थे कि डायरी सुनाओ। हाँ मैंने आज ये सोचा था मैंने कहा इतना पूछने मैं ना आज यही करूंगी इनसे लेकिन मेरे से होता ही नहीं है क्या जो करूं। जो मैडम जो ज्यादा तंग करेगा उसको पकड़ा करो। चलो कोई नहीं खैर है। मतलब अच्छा आपका ये बच्चे मतलब ये क्या है? सुनो मेरी तरफ इशारे आपके।
नहीं नहीं नहीं, ये सभी पूछते हैं मुझसे, अभी ये डॉक्टर विकास ने भी पूछा है। अच्छा, कहते हैं कि इनर्वेशन है पोस्ट गैंग्लियोनिक सिंपैथेटिक फाइबर्स नॉट प्री गैंग्लियोनिक, ठीक है, ओरिजिनेटिंग फ्रॉम सुपीरियर सर्वाइकल गैंग्लियन, ठीक है। इसका फंक्शन है एलिवेट द अपर आईलिड बाय कॉन्ट्रैक्टिंग द सुपीरियर टार्सल मसल्स, एफरेंट वर्सेस इफरेंट, सिंस इट ओनली सेंड्स द मोटर सिग्नल्स टू मसल इट इज कंसीडर्ड प्योरली इफरेंट। इसमें ऐसा जो सेकंड नर्व या वो है ना, वो बोला ही नहीं हुआ, ठीक है। डॉक्टर वकास, जहाँ पे आपने सेवंथ नर्व देखा है ना, मुझे जरा शेयर करना, क्योंकि मैंने आपको कहा है कि जो मैं आपसे पूछ रही हूँ दैट इज कि ये कौन सी नर्व को कॉम्प्रेस करता है। जब थायराइड के सिम्टम्स आते हैं ना, तो सेकंड नर्व को कॉम्प्रेस करता है, उसका भी इवन इसके साथ एसोसिएशन है। अच्छा चलो, थायराइड बच्चों हमने पढ़ लिया, पैराथायराइड पे आओ। मुझे बताओ पैराथायराइड के बारे में क्या जानते हो? मैं जल्दी जल्दी ये बता रही हूँ, इधर से सुनते जाओ। फोरामेन सीकम से क्या आता है आपके पास? फोरम, हाँ। अच्छा, ये नोट भी नहीं पता। अच्छा, मुझे एंड पे सिर्फ क्वेश्चंस बताने हैं, अभी अपने क्वेश्चन जेन में रखो, मुंह में रखो, जब मैं कहूंगी तब निकालना। तो फोरामेन सीकम है, ठीक है। फोरामेन सीकम से आपके पास ये थायरोग्लॉसल डक्ट आती है, यहाँ से फिर आपका थायराइड डेवलप करता है, ठीक है। ये फिर वो कर जाती है खत्म। अगर ड्यूरिंग इट्स पाथ अगर कोई मसला होता है, लेट्स सपोज, ठीक है, तो वो फिर आपकी सिस्ट और जो भी है वो सब कुछ करता है, और ये मिड लाइन स्वेलिंग को देगा, ठीक है। तो जो जो आपके पास ना इधर होते हैं साइनस, सर्वाइकल साइनस, जो हम कैप करते हैं ना, ठीक है, क्लेफ्ट, आर्च और पाउच। तो ये जो क्लेफ्ट है ना, फर्स्ट क्लेफ्ट आपके पास क्या देगा, वो एक अलग चीज है। जो सेकंड, थर्ड और फोर्थ क्लेफ्ट है, वो देगा सर्वाइकल साइनस। तो अगर ये हो जाएगा तो आपके पास मतलब परसिस्ट करेगा, तो आपके पास लैटरल नेक स्वेलिंग आएगी। और जो मिड लाइन है, ये थायरोग्लॉसल, ये जो फोरामेन सीकम का है ना, थायरोग्लॉसल डक्ट, इसके साथ आएगी। अच्छा, ये दो चीजें होंगी। तीसरी चीज आ जाती है कि इसको प्री ट्रैकियल वर्टिब्रे के अंदर इंक्लोज होता है। तो बेसिकली नहीं, कौन से वाले में होता है बच्चों, ये थायराइड वाला सर्वाइकल, फ्री ठीक है। प्री ट्रैकियल में, सर्वाइकल में, ट्रैकियल में, क्योंकि ये जब आप वो करते हो ना, इसको मूव करते हो ना, डिग्लूटेशन करते हो, ठीक है, तो टंग प्रोट्रूड करने से अगर कोई चीज मूव कर रही है, तो ये जो सिस्ट है ना, वो करेगी, ठीक है। थायराइड तो इसके साथ फिर अटैच ही नहीं होता, तो वो नहीं करेगा उसके साथ मूव, ठीक है, टंग प्रोट्रूजन से। तो अगर वो पॉजिटिव हो जाए, उसके साथ प्रोट्रूड कर रहा है, फिर वो सिस्ट है, ठीक है, और अगर नहीं कर रहा, फिर वो थायराइड है, ठीक है। अच्छा चलो, अब इसकी डेवलपमेंट मैंने कहा था, ये डेवलपमेंट होगी आपके पास थायराइड की। अब आ जाओ पैराथायराइड की। मैंने आपको उस दिन बताया कि थर्ड और फोर्थ पाउच होता है, ठीक है। जो फोर्थ पाउच है, उसमें आपके पास एक ऊपर से आ रहा है, एक चीज नीचे से आ रही है। तो जो ऊपर से आ रही है वो क्या है, और जो नीचे से आ रही है वो क्या है? जो ऊपर से आ रही है, ये आपके पास, बताओ बच्चों। मैम जो ऊपर से आ रही है इंफीरियर ऊपर थायराइड से है, inferior और जो नीचे से आ रही है वो सुपीरियर थायराइड है। ठीक है, हाँ जी। मगर इसका वेंट्रल और डॉर्सल, इसका भी वेंट्रल और डॉर्सल है, ठीक है। तो वेंट्रल से ये आ रहा है, और डॉर्सल से फिर जो चीजें आ रही हैं वो है आपके पास ये अल्टीमो ब्रेंकियल बॉडी फोर्थ से, और थर्ड वाले से थाइमस आएगा। अब थाइमस किधर लगाया, थाइमस ये लगाया हुआ है, ठीक है। तो ये जो आपके पास है इंफीरियर थायराइड है, और नीचे थाइमस है थर्ड पे, और ये सुपीरियर थायराइड है, और ये अल्टीमो ब्रेंकियल बॉडी, जहाँ से पैराफोलिकुलर सेल्स वगैरह साथ में आते हैं, ये साथ में पैराफोलिकुलर सी सेल्स, ठीक है। होगी ये डेवलपमेंट बच्चों? चलो आगे चलते हैं। अब बेसिकली यहाँ पे आपके पास पोस्टीरियरली थायराइड के ये पड़े हुए हैं, और थायराइड के रिलेशंस भी कराने थे। अच्छा, ये पोस्टीरियरली क्या पड़ा हुआ है आपके पास? पैराथायराइड ग्लैंड पड़े हुए हैं। ये किसके साथ एसोसिएटेड है? ये देखो, इंफीरियर पैराथायराइड ग्लैंड है, ठीक है, एक पेयर, और ये है सुपीरियर पैराथायराइड ग्लैंड। तो ये इंफीरियर पड़ा है, ये सुपीरियर, और ये किसके साथ पड़ा हुआ है? ये आर्टरी कौन सी आ रही है? ये कौन सी है बच्चों? inferior इंफीरियर या thyroid, सुपीरियर? इंफीरियर, इंफीरियर थायराइड, inferior, ठीक है। और versatile ये नर्व gland कौन, है ये, हाँ, ये नर्व कौन सी आ रही है? recurrent रिकरेंट laryngeal फेरेंजियल nerve, नर्व, ठीक है। तो ये अब पूछता है क्रेनियल एंड वो सारी बात के क्रेनियल टू एंड डॉर्सल टू, या फिर ठीक है, एक एमसीक्यू ऐसे आता है, तो वो भी हम आगे देखेंगे। अभी मुझे एमसीक्यू की स्टेटमेंट नहीं याद, अगर किसी को याद है। वो कहता है कि पैराथायराइड ग्लैंड किस तरह पड़े हुए, क्रेनियल भी पड़े हुए, क्रेनियली, और पता नहीं पोस्टीरियर सुपीरियर ऐसे लिखा होता है। और वो लोकेशन का बता रहे होते हैं इसी तरह के cranial to nerve posterior क्रेनियल to होता है artery उसमें, इस तरह का होता हाँ, है। मगर मुझे एग्जैक्ट स्टेटमेंट नहीं ना याद डॉक्टर यूसुफ। क्रेनियल वाले होते हैं, उसमें कॉर्डल नहीं करना, क्रेनियल करना। क्रेनियल एक ऊपर पड़ा हुआ है, तो शायद इंफीरियर थायराइड आर्टरी आता है। ये और एंटी नर्व क्या cranial होता है? आर्ची का नर्व तो posterior देते हैं। क्या क्या रिकरेंट के टॉपिक? cranial होगा, रिकरेंट laryngeal nerve के cranial होगा, इस तरह का है जहाँ तक मुझे याद है ना। अच्छा, रिकरेंट के साथ आता है, चलो खैर किसी के साथ आता है, कभी करेंगे तो इंशाल्लाह ये पिक्चर याद रखना बस। चलो अच्छा बच्चों, ये मैंने किधर लिखा दी है?
ये मैंने ना किडनी वाले इधर लगा दिए। ओके। अच्छा, वो जो कल आप लोग बोन मिनरलाइजेशन वाली बात कर रहे थे ना, डॉक्टर काशिफ थे शायद, ठीक है। ये बेसिकली ना बोन का सिस्टम है, अभी मैं इधर ही बता देती हूँ। ये हमारे पास हेवर्जियन केनाल्स है, ये ऑस्टियोन है, ठीक है। जो सर्कुलर सा ये होता है ना यूनिट बोन का, ऑस्टियोन कहते हैं। इसके अंदर दो सिस्टम है, एक है हेवर्जियन केनाल, ठीक है, एक होता है आपके पास वॉल्कमैन केनाल, ठीक है। तो जो सर्कुलर के साथ है वो हेवर्जियन है, और जो लिंक कर रहा है ना बाहर की तरफ ये, तो ये वॉल्कमैन केनाल है, ठीक है। ये अब बेसिकली सेंटर में ना आपके पास हेवर्जियन केनाल्स आते हैं। और अब जो आप बात कर रहे थे ना उस वक्त के, आपके पास इंटेस्टाइन्स के थ्रू, वो के जब एक इंटेस्टाइन के थ्रू और एक बोन में होता है। तो जब आप कह रहे थे कि ऑस्टियोब्लास्टिक एक एक्टिविटी होती है, एक ऑस्टियोक्लास्टिक होती है, एक बोन मिनरलाइजेशन होती है, और एक क्या थी दूसरी चीज जो रीअब्जॉर्प्शन थी, ठीक है, डीमिनरलाइजेशन। हाँ, रीअब्जॉर्प्शन, ठीक है। बेसिकली जब हम पैराथायराइड और ये सारा मैकेनिज्म करते हैं ना, हम ब्लड में लेवल्स करते हैं और उसकी चीज देखते हैं। ये सारा फिर आपके इन सेल्स के थ्रू एक्टिवेट और डीएक्टिवेट, जिस तरह भी थ्रू हार्मोन्स हो रहे होते हैं। तो जब भी हमने लेवल्स देखने हैं वो ब्लड के अंदर देखने हैं। ऐसा नहीं है कि हड्डी के अंदर डिपॉजिट हुए जा रहे हैं, डिपॉजिट हुए जा रहे हैं, ठीक है। वो सेल्स की फंक्शनिंग है। जो जितना सेल फंक्शन करेगा उतनी बोन उस लिहाज से स्ट्रांग होगी। और वो ले कहाँ से रहा है, या ब्लड से ले रहा है। और बेसिकली जो आपकी ऑस्टियोब्लास्ट है ना, ये थ्रू ये वाले मैकेनिज्म से, इधर ये रिसेप्टर्स होते हैं, ये ऑस्टियोब्लास्ट पे रैंक एल सेल्स, ये जो आपका ऑस्टियो जो मिनरल्स वगैरह बोन से जा रहे होते हैं ना, वो वाले मैकेनिज्म से, रीअब्जॉर्प्शन से, तो वो बेसिकली ऑस्टियोब्लास्ट को कर रहा होता है एक्टिवेट। ऑस्टियोब्लास्ट के ऊपर ये रैंक एल होते हैं, ठीक है, ये बाइंड करते हैं इधर रैंक एल रिसेप्टर्स ऑफ ऑस्टियोक्लास्ट। फिर यहाँ से ना ये कैल्शियम को रिमूव करवाता है इसके मैकेनिज्म से। ये आपका ऑस्टियोब्लास्ट को एक्टिवेट करेगा, फिर वो ऑस्टियो डायरेक्टली वो ऑस्टियोक्लास्ट को नहीं कहेगा, क्योंकि ऑस्टियोक्लास्टिक की तो अपनी एक्टिविटी जो सी है वो क्या है कि बोन को वो डिग्रेड करके, तो वो कैल्शियम की जो सी है, ठीक है, रिमूव करना और सारी चीजें, ठीक है। तो ये वाला मैकेनिज्म है। मैडम इस पे इसका रिसेप्टर ही नहीं होता ऑस्टियोक्लास्ट पे, सिर्फ ब्लास्ट इसका और ऑस्टियोस मैडम रैंक पैराथायराइड का इस वजह से। पैराथायराइड का मैं हाँ, पैराथायराइड का। तो यही पीटीएच बता रहा हूँ। हाँ, ठीक है, मैंने वो नहीं, मैं एकदम इस रिसेप्टर पे थी ना, तो आपने एकदम पीटीएच की बात की, ठीक है। तो ये देखो ऑस्टियोक्लास्ट की एक्टिवेशन क्या है कि इसको एक्टिवेट करेगा इंटरल्यूकिन 1 को, ठीक है। और ऑस्टियोक्लास्ट इनहिबिशन किस तरह, कैल्सिटोनिन और इंटरल्यूकिन 10। अब ये न्यू एमसीक्यूज हैं, ठीक है। तो क्लास्ट और इनहिबिट, ठीक है, ए आई, ठीक है। तो ए पहले आता है 1, 10 आई बाद में आता है, 10 बाद में आता है। इनहिबिशन इज बाय 10 इंटरल्यूकिन और एक्टिवेशन इज बाय 1, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट था। और फिर बेसिकली ये जो आपका डिसॉल्व करवाना होता है ना हाइड्रोक्सी एपिटाइट, इसके लिए पीएच आपको एसिडिक चाहिए होती है, ठीक है। दैट इज प्रोवाइडेड बाय आपके पास कार्बोनिक एनहाइड्रेज, एटीपी डिप्लीटेड प्रोटॉन पंप एंड सोडियम पोटेशियम एक्सचेंज, ठीक है। तो ये बेसिकली हाइड्रोक्सी एपिटाइट की डिसॉल्वेशन के लिए, जो आपके पास क्रिस्टल्स और वो सारे फॉर्मेशन को इनहिबिट करेगा, ठीक है। तो ये तीन आपको मैकेनिज्म। दोबारा बता दो मैम, 1 और 10 वाला दोबारा जरा बताएं। अच्छा देखो, जो ऑस्टियोक्लास्ट को इनहिबिट कर रहा है और जो उसको एक्टिवेट कर रहा है, ठीक है। तो एक्टिवेशन इज बाय इंटरल्यूकिन 1 एंड इनहिबिशन इज बाय इंटरल्यूकिन 10, ठीक है। बाकी रैंक एल उसको एक्टिवेट कर रहे हैं, जो मैंने आपको बताया कि आपके ऑस्टियोब्लास्ट इनडायरेक्ट पाथवे से थ्रू ऑस्टियोक्लास्टिक एक्टिविटी को एक्टिवेट करके वो इन रिसेप्टर से होगा। और इनहिबिशन इज बाय कैल्सिटोनिन एंड इंटरल्यूकिन 10, बस, ठीक है। चलो, अब ये हो गया ये वाले रिसेप्टर्स से पैराथायरॉयड हार्मोन के रैंक एल, ठीक है। ये अगर किसी को क्लियर नहीं है ना, तो वो यहाँ से पढ़ ले सारा मैकेनिज्म, ठीक है। ये वाला कि ये क्या करेगा, रिसेप्टर्स एक्टिवेट करेगा, ठीक है। एनएफ के कैपा बी, ठीक है, लिगैंड सेक्रेटेड बाय ऑस्टियोब्लास्ट एंड ऑस्टियोसाइट्स बाइंड विद रैंक रिसेप्टर्स ऑन ऑस्टियोक्लास्ट एंड देयर प्रिकर्सर्स टू स्टिमुलेट ऑस्टियोक्लास्ट एंड इंक्रीज कैल्शियम, ठीक है। तो बोन रिजॉर्प्शन कराएगा इस तरह, ठीक है। इंटरमिटेंट पीटीएच रिलीज कैन आल्सो स्टिमुलेट बोन फॉर्मेशन। तो ये सारा कुछ लिखा हुआ है, आगे भी यही सारा मैकेनिज्म उसने बताया हुआ। और ये मुझे बहुत अच्छी एक पिक्चर मिली थी, मैंने गलती से जल्दी जल्दी यहाँ लगा दी है। तो ये सन से
से ये सारा पाथवे आप लोगों ने किया हुआ है, मैं नहीं करा रही, मैंने उस दिन भी कराया था। तो ये स्किन में 7 जो हाइड्रोक्सी, ठीक है, फिर आपका लिवर में 25 हाइड्रोक्सिलेशन, फिर आपके किडनी में जो से 1 अल्फा हाइड्रोक्सिलेसिस है 125 में, फिर ये जाके इंटेस्टाइन में और ये जाके फिर आपकी बोन वगैरह में, तो बेसिकली ऑस्टियोब्लास्टिक एक्टिविटी को करेगा, फिर वो ऑस्टियोक्लास्ट को स्टिमुलेट करेगा, यही रैंक वाले से, तो वो कैल्शियम की रिब्जॉर्प्शन कराएगा, ठीक है। और कैल्सिटोनिन मैंने भी बताया कि ये क्या करेगा, आपकी किसकी इनहिबिशन करेगी, ऑस्टियोक्लास्ट की इनहिबिशन। और साथ में कौन सा था आपके पास इंटरल्यूकिन डॉक्टर साहब? 10 ठीक है, तो ये इनहिबिट कर देगा, बस ये सारा कुछ है। फिर पैराथायराइड का इसने सारा मैकेनिज्म बताया हुआ है, ठीक है, कि पैराथायराइड किस किस को एक्टिवेट करेगा। तो बेसिकली प्राइमरी की बात करो तो बेसिकली पैराथायराइड इंक्रीज करता है हाइपर पैराथायराइडिज्म में। वैसे नॉर्मल फंक्शन है कैल्शियम की रिब्जॉर्प्शन और फॉस्फेट की फ्लशिंग, ठीक है। अगर तो ये दोनों, ये इंक्रीज कर रहा है, ये डिक्रीज कर रहा है, पैराथायराइड इंक्रीज कर रहा है, ये किसकी पिक्चर है? प्राइमरी, हाँ प्राइमरी भी बताओ। अब किडनी का डिफेक्ट आ गया तो मुझे बताओ अब क्या होगा? सेकेंडरी हाँ, तो होगा क्या? हाइपर कैल्शियम मैडम इसमें कैल्शियम अब्जॉर्ब नहीं हाँ, होगा तो इस क्योंकि वजह से हाँ, कैल्शियम फॉस्फेट डिक्रीज, हाँ फॉस्फेट ज्यादा, ठीक है। क्यों? ये कैल्शियम की क्या करा था, रिब्जॉर्प्शन वगैरह, तो वो नहीं होगी तो डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। और फॉस्फेट डिक्रीज और पैराथायराइड ज्यादा, और फिर टर्शरी में जो भी कॉज है उसमें फिर ये दोनों तीनों चीजें इंक्रीज कर जाएंगी, ठीक है। अच्छा हाँ, हम पैराथायराइड करा रहे थे ना, इसीलिए ये इधर लगाया। चलो आगे, ये पाथवे कर लिया हमने। तो ये देखो कैल्शियम होम्योस्टेसिस, ये कल सारा डॉक्टर आयशा ने बड़े अच्छे एमसीक्यूज कराए थे। आयनाइज्ड फ्री कैल्शियम इज प्राइमरी रेगुलेटर ऑफ पैराथायराइड। चेंज इन पीएच अल्टर पीटीएच सिक्रीशन, अभी जो मैंने ऊपर कराया क्या चीज, तीन चीजें थी जो पीएच को डिक्रीज कर रही थी। कार्बोनिक एनहाइड्रेस हाँ, कौन सा प्रोटॉन मैडम पंप? वही जो हमने पढ़ा था हाँ बताओ तो सही क्या है, और ये कौन सा? मैडम ऑस्टियोक्लास्ट का जो आपने बताया था हाँ कि जो जी, वो एसिड रिलीज करेगा। हाँ तो कार्बोनिक एनहाइड्रेस, और दूसरा कौन सा प्रोटॉन पंप था बच्चों? एटीपी डिपेंडेंट, ठीक है, एटीपी डिपेंडेंट। तो ये सारी चीजें। अच्छा तो वो कहता है चेंजेस इन पीएच अल्टर पैराथायराइड सिक्रीशन वेयर चेंज इन एल्ब्यूमिन कंसंट्रेशन डू नॉट, ठीक है। तो इसलिए पीटीएच ये एब्जॉर्प्शन के साथ एसोसिएटेड है। कैल्शियम है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चीजें हैं, अगर ये कॉन्सेप्ट नहीं है ना, तो ये वाला अगर कॉन्सेप्ट नहीं है तो फिर एमसीक्यू सॉल्व नहीं कर सकोगे। सीपीएसपी अभी इन कॉन्सेप्ट्स पे जा रही है। कैल्शियम कम्पीट्स विद हाइड्रोजन टू बाइंड टू एल्ब्यूमिन, तो अगर हाइड्रोजन ज्यादा है तो कैल्शियम बाइंड करेगा या नहीं करेगा, मुझे बताओ, एल्ब्यूमिन के साथ? करेगा। नहीं, हाइड्रोजन ज्यादा है तो पहले ही इसके साथ बाइंड किया हुआ है, तो कैल्शियम कैसे करेगा? हाइड्रोजन तो बाइंड किया हुआ है ना पहले। तो मतलब हाई हाइड्रोजन मींस पीएच क्या है, डिक्रीज या इंक्रीज? डिक्रीज डिक्रीज है ठीक है, एसिडिक। अब ये देखो कैल्शियम competes with hydrogen to bind to albumin. Increase pH that is less hydrogen. Albumin binds more अपना कैल्शियम, ठीक है। तो डिक्रीज आयोनाइज्ड कैल्शियम, ठीक है, क्रैम्स। अच्छा फिर उसके बाद क्या होगा, डिक्रीज कैल्शियम आयोनाइज्ड होगी, आयोनाइज्ड कैल्शियम होगा जिसकी वजह से क्रैम्स, पेन, पैरास्थीसिया। तो बेसिकली जो कार्पोपिडल स्पैज्म है उसके पीछे जो मैकेनिज्म है वो ये वाला है, ठीक है। अच्छा दूसरा इंक्रीज पीटीएच है, तो पैराथायराइड हार्मोन डिक्रीज पीएच हो गया, मोर हाइड्रोजन, एल्ब्यूमिन बाइंड लेस कैल्शियम, तो इंक्रीज आयोनाइज्ड कैल्शियम, ठीक है, डिक्रीज पीटीएच, ये सारा मैकेनिज्म हो गया, ठीक है। इसको अब मैंने आपको इसके साथ समझाया, ठीक है, इसको एक दो दफा पढ़ लेना, समझ लग जाएगी। अब ये है कार्पोपिडल स्पाज्म, ठीक है। एक आता है आपके पास साइन, जब आप चीक को वो करते हो। चॉपस्टिक साइन। ह्यूरिस्टिक हाँ साइन जी, मैडम इससे हाँ जी, ह्यूरिस्टिक। ठीक है। और कौन सा होता है? और कोई होता रोजर है साइन। हाँ जी हाँ जी, क्या बोला किसी ने भी? क्रॉसिंग, रोजर साइन। वो क्या बच्चों? ट्राउजर साइन भी होता है। हाँ बताओ बच्चों, बोलते जाओ, आवाज बहुत दूर मैम से वो आ रही है, बीपी बल्कि कफ से ना उसमें कार्बोपिडल स्पाज्म हो जाता है उसमें। कार्पोपिडल स्पैज्म कितना बीपी होता है, वो उसमें कुछ होती है रीडिंग्स? 130 मेरे याद नहीं है लेकिन वो इतना था। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, लेकिन ये देख लेना, ठीक है। अच्छा और कौन से साइंस हैं? अच्छा वो कर चॉपस्टिक्स, और बोलो कोई है कि नहीं है, कि बस काफी हो गए इतने ही है? टेटनी, टेटनी और टेटनिक कॉन्ट्रैक्शन में क्या फर्क है?
कॉन्ट्रैक्शन में रिलैक्सेशन नहीं होती है, इसमें होती है, इसमें इतना ही कुछ था। हाँ, टेटनिक कॉन्ट्रैक्शन में नो रिलैक्सेशन, टेटनी में कॉन्ट्रैक्शन विद रिलैक्सेशन है, ठीक है? होती है। शाबाश, ठीक है। अच्छा जी, अब ये ड्रग है बेसिकली लोसार्टन और हाइड्रोक्लोरथायजाइड्स वगैरह, ठीक है? ये जब करेंगे तो बेसिकली ये हाइपोकैल्सीमिया लीड करेगा। तो हम जब थायजाइड का वो करते हैं जी लक, मैंने उस दिन भी बताया, तो ये जो कैल्सीमिया है ये क्या करता है आपका जो थायजाइड वगैरह है, ठीक है? ये क्या करते हैं बच्चों? हाइपरकैल्सीमिया कर रहे होते हैं। ठीक है, हाँ जी। लेकिन जब कॉम्बिनेशन में तो ये क्या आपके पास हाइपोकैल्सीमिया का है और लीडिंग टू कार्पोपिडल स्पैज़्म। तो अगर वो आपको कोई क्वेश्चन ड्रग का करे तो लोसार्टिन वगैरह, ठीक है। थायराइड वगैरह की बात करें तो हाइपरकैल्सीमिया। ओवरऑल क्या है कि वो इसके साथ मिलकर तो ये सारा मैकेनिज्म कर रहा है, इंक्रीज पीटीएच, हाइपोकैल्सीमिया वगैरह, तो ये तो इसलिए आपने कैल्शियम वाले जो अपने जिनको हाइपोकैल्सीमिया ऑलरेडी है तो उसको देख कर देना है ये वाला ड्रग, ठीक है। ये मुझे बस मिला तो मैंने लगा दिया फॉर स्टडी पर्पज। अच्छा, कैल्शियम और मैग्नीशियम की रेगुलेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे देखते हैं। चलो यहाँ तक हो गया सारा, ये हमने देख लिया। अब मैं आप लोगों से क्वेश्चन पूछने लगी हूँ। इसके बाद हमारे पास एड्रीनल्स रह जाएंगे बस, और साथ में एडीएच। चलो बच्चों ये बताओ, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉजेज हाइपोकैल्सीमिया टेटनी? डिक्रीज कैल्शियम, हाइपरथायराइडिज्म, हाइपोपैराथायराइडिज्म, जल्दी बताओ। हाइपो ठीक है, ठीक है। हाइपो मुझे एक मैम। बात बताओ, ओके, वो कहते हैं कि स्पेसिफिक फंक्शन ऑफ विटामिन डी इज, क्या करता है? कैल्शियम ऑप्शन में रिजॉर्प्शन फ्रॉम, एब्जॉर्प्शन ट्रैक इंटेस्टाइन से हाँ जी, ठीक है। इनडायरेक्ट इज फ्रॉम इंटेस्टाइन, डायरेक्ट इज फ्रॉम बोन और रीनल बॉन्ड, ओके ओके ओके। चलो बच्चों ये डायरेक्ट बॉन्ड से होता है और इनडायरेक्ट नहीं, क्या? डायरेक्टली इंटेस्टाइन, किडनी और बोन और इनडायरेक्टली इंटेस्टाइन होता है। इंटेस्टाइन, हाँ जी। पैराथायराइड हार्मोन क्या करेगा? इंक्रीज सीरम कैल्शियम, डिक्रीज फॉस्फेट, बोन रिजॉर्प्शन एंड किडनी रिजॉर्प्शन एट किधर करेगा? डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में। ये इंपॉर्टेंट है बच्चों, डीसीटी पे, ठीक है। तो ये पार्ट पूछ लेता है वो, ठीक है, ऑफ कैल्शियम। इंक्रीज बोन रिजॉर्प्शन ऑफ फॉस्फेट, डिक्रीज रिजॉर्प्शन ऑफ फॉस्फेट इन किडनी, पीसीटी, ठीक है। तो ये जो फॉस्फेट है, पी से फॉस्फेट, पी से पीसीटी, डी से डीसीटी, ठीक है, और सी उससे पहले आता है सीडी, ठीक है। तो आपके पास हो गया कैल्शियम फ्रॉम डीसीटी। अच्छा, 125 हाइड्रोक्सिलेशन कैल्सिट्रायोल होता है ये, ठीक है। 125 जो किडनी वाला है, प्रोड्यूस बाय स्टिमुलेटिंग किडनी। ओवरऑल इफेक्ट क्या होगा? इट एक्ट डायरेक्टली ऑन किडनी एंड बोन, इनडायरेक्टली ऑन द जीआई ट्रैक। इंक्रीज सीरम कैल्शियम, मेजर हार्मोन फॉर रेगुलेशन ऑफ कैल्शियम Ca2+ बाय डिक्रीजिंग यूरिनरी कैल्शियम एक्सक्रीशन एंड इंक्रीजिंग कैल्शियम अब्जॉर्प्शन। तो जो ब्लड में ज्यादा करेगा तो यूरिन में कम करेगा, ठीक है। अच्छा, डिक्रीज सीरम फॉस्फेट एंड इंक्रीज यूरिन फॉस्फेट, ठीक है। तो न्यूमोनिक ही है, फॉस्फेट ट्रेशिंग हार्मोन। अच्छा, विटामिन डी क्या करेगा? इंक्रीज सीरम कैल्शियम एंड फॉस्फेट। कैल्सिटोनिन डिक्रीज सीरम कैल्शियम। कैल्सिटोनिन अपोज एक्शन ऑफ पीटीएच सिक्रेटेड बाय पेरिफोलिकुलर सेल्स, ठीक है, कॉज्ड बाय यूज ऑफ टू ट्रीट हाइपरकैल्सीमिया। और किसको इनहिबिट करता है? ऑस्टियोक्लास्ट, अलॉन्ग विद दूसरा क्या था? इंटरल्यूकिन 10। शाबाश, शाबाश, इंटरलिकिन शाबाश, 10। शाबाश। स्पेसिफिक फंक्शन ऑफ विटामिन डी इज कैल्शियम रिजॉर्प्शन फ्रॉम किडनी। हाँ जी बच्चों, इतनी स्पीड ठीक है ना? कोई मसला तो नहीं सुनने में? नहीं नहीं मैम, जय नहीं नहीं मैम ओके ठीक है। ओके। The correct sequence for vitamin D activation is 25 hydroxylation in liver, 1 hydroxylation in kidney। अब देखो 125 नहीं लिखा हुआ, मगर आपको कॉमन सेंस ये कहती है कि 25 तो पहले है, तो 1 ऐड होगा तो 125 हो जाएगा, ठीक है। कॉज ऑफ विटामिन डी रेजिस्टेंस रिकेट्स इज फैनकनी सिंड्रोम। हाँ जी बच्चों, व्हाट इज फैनकनी सिंड्रोम? मैं पीसीटी पे डिफेक्ट होता है, इसमें मैडम PCT उससे एक्सक्रीशन एब्जॉर्प्शन हमारे नहीं हो रहा से किसी में। और ग्लूकोज की ज्यादा हो जाती है फॉस्फेट के साथ। हाइपोफॉस्फेटीमिया और हाइपोक्लीमिया होता है इसके अंदर। हाइपोफॉस्फेटीमिया और क्लीमिया। हाइपोक्लीमिया। अच्छा डॉक्टर साहब, अभी हमने पीसीटी पे किसकी एब्जॉर्प्शन पढ़ी थी? फॉस्फेट की पढ़ी थी ऊपर। फॉस्फेट, जी मैम। हाँ, डीसीटी की कहाँ पे पढ़ी थी? कैल्शियम पे, ठीक है। कैल्शियम तो पे। हाँ ठीक है, तो जब आपका ये रिकेट्स रिकेट्स किस में है? बच्चों में, एडल्ट्स में? मैम बच्चों में। बच्चों चाइल्ड, में ठीक है। अच्छा वो अपना, ओके ठीक है, चलो कॉन्सेप्ट तो क्लियर है ना आप लोगों का। अभी वो एक एमसीक्यू देता है, वो कहता है जी एक बंदा है, उसको बच्चा है, ठीक है, तो वो सारी चीजें देख ना, तो वो आपसे पूछेगा, तो उसमें विटामिन डी का बताना है, ठीक है। तो ये चीज देखनी है बच्चों में जब आएगा विटामिन डी। अच्छा, यंग लेडी है, लंग लीन बॉय सॉरी, विद रेडियस फ्रैक्चर डेवलप टेटनी ऑन बीपी,
taking BP. His serum calcium is 6.8, urinary calcium is 50. What is the cause? That is vitamin D deficiency. ठीक है, क्योंकि ये क्या कर रहा होता है, अभी हमने ऊपर विटामिन डी को इंक्रीज सीरम कैल्शियम और डिक्रीज कर रहा होता है, इंक्रीज कर रहा होता है फॉस्फेट को। ठीक है, तो कैल्शियम के साथ उसने एसोसिएट किया है। और ये साइन कौन सा है? अभी जो बीपी कफ वाला बताया था किसी ने, वो प्रोदियो कोई कार्पोपिडल कह रहा है, कह रहा है बच्चों। अच्छा, हाइपोक्सिमिया के साइंस और दूसरा डॉक्टर काशिफ की असाइनमेंट। ठीक है, ये दोनों बतानी है मुझे, और किसी ने ये भूलना नहीं, मैंने डॉक्टर काशिफ को असाइनमेंट क्या दी है। व्हाट मैनेजेस द लेवल ऑफ फॉस्फेट एंड कैल्शियम, सॉरी, parathyroid hormone. Level of calcium and phosphate mainly regulated by parathyroid hormone. Parathyroid action on renal tubules inhibit phosphate absorption in PCT. ठीक है, parathyroid hormone act by which mechanism to increase the blood calcium level, increase the absorption of the calcium from the DCT. अच्छा जी, indirect effect of parathyroid hormone, intestinal calcium absorption. प्रो हार्मोन, हाँ जी बच्चे, ये प्री प्रो हार्मोन मैंने कल परसों जब आप लोगों को मैकेनिज्म कराया था, जब हम प्रोटीन्स का कर रहे थे, तो याद है ये प्री प्रो हार्मोन उसमें बन रहा था। ठीक है, तो पैराथायराइड हार्मोन भी सेव करेगा। 125 हाइड्रोक्सी जो OH है, कोलिकैल्सिफेरॉल इज रेगुलेटेड बाय PTH. Hyperparathyroidism lead to decreased phosphate. Metastatic calcification in kidneys due to hyperparathyroidism. हाँ जी, मेटास्टेटिक कैल्सिफिकेशन और किस में होती है? जिसके अंदर आपके पास हाइपरपैराथायराइडिज्म है, दैट इज इंक्रीज कैल्शियम, तो वो भी होगा। एक डिजीज बताओ। वो क्रॉनिक रीनल फेलियर में। अच्छा, और सार्कोइडोसिस। ठीक है, चलो 24 मैम जो मेटास्टेटिक कैल्सिफिकेशन होती है वो डैमेज टिश्यू पे होती है ना, और कैल्शियम नॉर्मल होता है। एक सेकेंड और सब, एक सेकेंड। जो फिर बोलो, क्या बोले हो? मैं ये कह रहा हूँ जो मेटास्टेटिक कैल्सिफिकेशन होती है, डिपोजिशन ऑफ कैल्शियम इन नॉर्मल टिश्यू, जबकि नॉर्मल कैल्शियम टिश्यू, ज्यादा होता है। हाँ, कैल्शियम कैल्शियम ज्यादा ज्यादा होता होता है, बिल्कुल टिश्यू से ज्यादा बन रहा होता है। ठीक है, जबकि जो आपके पास है ना डिस्ट्रॉफिक, उसमें नेक्रोटिक टिश्यू होते हैं, डेड टिश्यू होते हैं, और उधर कैल्शियम जो है आपके पास है नॉर्मल। इंक्रीज कर, हाँ ठीक है, ये होता है। कैल्शियम दोनों में इंक्रीज कर रहा है, एक में नॉर्मल टिश्यू है, एक में डेड टिश्यू है। इसकी एग्जाम्पल TB है। ठीक है, आजकल एक और भी आ रही है, अब वो मुझे याद नहीं है, पता नहीं किसके साथ आ रहा है। चलो, प्राइमरी हाइपरथायरॉयडिज्म इज मोस्ट कॉमनली इन पोस्ट मेनोपॉजल, किसके साथ आ रही है? अच्छा, पता नहीं, आवाज नहीं आ रही। चलो, तो प्राइमरी हाइपरपैराथायरॉयडिज्म इज मोस्ट कॉमनली इन आपका पोस्ट मेनोपॉजल वीमेन के अंदर। तो जो डॉक्टर कल आयशा ने आप लोगों को पोस्ट मेनोपॉजल में ड्रग बताई थी कैल्शियम वाली, वो कौन सी थी? D2 वाली। क्या थी वो D2 वाली? एर्गो कैल्सिफेरॉल। ठीक है, एक्चुअली इसके साइड इफेक्ट्स कम होते हैं। ठीक है, एक तो ये, बाकी एज वाइज जोन्स है। कल किसी ने फिर बाद में सर्च किया कि एर्गो कैल्सिफेरॉल क्यों दोगे? नहीं, शाबाश शाबाश शाबाश, ऐसे ही चलेगा। ठीक है, खुद ना मेहनत करना, वो सही कहती हैं। डॉक्टर काशिफ तो आगे से कहते हैं कि ना मुझे पिक्चर्स भी भेज दें आप, मैं उन्हें कहती हूँ, मना करती हूँ कि आप लोगों को इतना भी फैसिलिटेट ना करें। एर्गोक्सिफेरॉल का मैम एक मतलब बताइए, ये मैं कल हाँ नहीं जी, था। क्या? अच्छा, कल नहीं थे। अच्छा डॉक्टर, एर्गोक्सिफेरॉल हाँ जी, जो पोस्ट मेनोपॉजल विमेन है ना, ठीक है, उनके अंदर जो हमने कैल्शियम सप्लीमेंट्स वगैरह देने होते हैं ना, दैट इज एर्गोकैल्सिफेरॉल। ठीक है, तो बेसिकली ये क्या करता है कि मोर पोटेंट है। ठीक है, मेंटेन करता है 25 OHD लेवल्स को। तो जब भी हमने कैल्शियम लेवल्स के अपना वो करना होता है ना, विटामिन D लेवल्स की असेसमेंट लैब्स में, ठीक है, वो हम करते हैं 25 OH से। तो बस ये उसको मेंटेन करता है पोस्ट मेनोपॉजल विमेन में D2 रिसेप्टर्स के थ्रू। ठीक है, बस इतना ही था इसका। ठीक है, वैसे ये लेस पोटेंट है, ये इतने ज्यादा 25 OH को नहीं करता। ठीक है, वो आपका D3 ही करेगा, बट पोस्ट मेनोपॉजल में आपका एल्गोकैल्सिफेरॉल इंक्रीज करेगा 25 OH को। अच्छा, 45 ईयर वुमेन है, प्रेजेंटेड विद फ्रैक्चर नेक ऑफ फीमर है। ठीक है, सीरम कैल्शियम है 12.1, कैल्शियम उसका ज्यादा है। बताओ क्या इसको हाइपरपैराथायरॉयडिज्म है, और बताओ फ्रैक्चर क्यों होगा उसको 45 पे, क्या काम हुआ उसमें? क्या काम है, हार्मोन बताओ जल्दी से। एस्ट्रोजन। मैडम शाबाश।
शाबाश। अच्छा, कल डॉक्टर आलिशा ने एक और चीज़ बताई थी कि जो ब्रेस्ट एट्रोफी है, ठीक है? तो उसके अंदर बेसिकली क्या 2 चीज़ें कम है आपके पास? एस्ट्रोजन एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन। प्रोजेस्टेरॉन और और एस्ट्रोजन। मेनली और एस्ट्रोजन। मैंने जो बताया था दोनों का, वो क्या बताया था? क्या मतलब दोनों? कि Lactation in pregnancy is inhibited by estrogen plus progesterone is greater than estrogen is greater than progesterone। ठीक है, तो अगर ब्रेस्ट एट्रोफी की बात करेगा तो एस्ट्रोजन प्लस प्रोजेस्टेरोन, मगर अगर वो आती है पोस्ट मीनोपॉजल, ठीक है, तो उसमें जो लीडिंग कॉज है दैट इज एस्ट्रोजन की डेफिशिएंसी। ठीक है, समझ लग गई? क्योंकि फैट जी। डेपोजिशन कर रहा होता है। हाँ, तो उसमें एस्ट्रोजन कम हो जाएगा मजीद। ठीक है, तो मजीद वो जो है उसमें प्रेफरेंस आपने एस्ट्रोजन करना है। अच्छा चलो बच्चों, कैल्शियम वो कहते हैं 65 ईयर वुमेन है, रेफर्ड बाय जीपी है, ठीक है, रूटीन ब्लड टेस्ट में आपको रेज्ड सीरम कैल्शियम है, ठीक है, लास्ट फ्यू मंथ से शी बिकम कॉन्स्टिपेटेड, कॉन्स्टिपेशन भी हो गया उसको, ठीक है, कैल्शियम भी कम है, कॉन्स्टिपेशन भी है, इंटरमिटेंट बाउट्स ऑफ एब्डोमिनल पेन, ठीक है, तो ये सारी फीचर्स किसकी तरफ जा रहे हैं आपके पास? क्लिनिकल अनरिमार्केबल है, बायोकेमिकल में उसने बताया सीरम कैल्शियम है 2.95, पैराथायराइड है 24, तो क्या डायग्नोसिस? प्राइमरी हाइपर पैराथायराइडिज्म, वही के मोन्स ग्रॉन्स और वो सारी चीजें, ठीक है, तो किडनी स्टोन्स वगैरह। इंक्रीज सीरम कैल्शियम है, डिक्रीज फॉस्फेट है, इंक्रीज पीटीएच है, इंक्रीज यूरिनरी कैल्शियम है, माइक्रो हेमेचूरिया है, ठीक है, डायग्नोसिस क्या है? प्राइमरी हाइपर पैराथायराइडिज्म। मुझे बताओ कैल्शियम के कौन से 2 स्टोन्स बनते थे? कैल्शियम ऑक्सलेट। ऑक्सिलेट। ज्यादा कॉमन कौन सा, ऑक्सलेट या फॉस्फेट? ऑक्सलेट। ऑक्सिलेट। शाबाश, शाबाश, ठीक है। तो ये वो जो है ना वो ग्रॉन्स वाला था, साइक्लिक ग्रॉन्स, ठीक है, तो बेसिकली लॉइन टू ग्रॉइन पेन होता है वो स्टोन्स की वजह से। अच्छा, जो अपना यूरिटेरिक कॉलिक वगैरह से। वुमेन है, अंडरवेंट थायराइडेक्टमी है, ठीक है, थायराइडेक्टमी में नर्व कौन सी डैमेज होगी? सुपीरियर या रिकरेंट? रिकरेंट। रिकरेंट। और दूसरी भी होती सुपीरियर है। थायराइडेक्टमी में मोस्टली और रिकरेंट जो करवाते हैं ये यार वे अपने क्या कहते हैं उसको ट्रेकियोस्टोमी। मैम ट्रेकियोस्टमी जो में कौन सी है? ट्रेकियोस्टोमी ट्रेकियोस्टोमी स्पीरल रिकरेंट रेंजियल मोस्ट थायराइडेक्टमी में एक्सटर्नल ट्रेकियोस्टोमी हाँ, और थायराइडेक्टमी मैम में ट्रेकियोस्टोमी में क्या है? रिकरेंट थायराइडेक्टमी में सुपीरियर। रिकरेंट ट्रेकियोस्टोमी लेंजियल नर्व है और थायराइडेक्टमी उसमें ट्रेकियोस्टोमी स्पीरल लेंजियल नर्व है। हाँ जी, ठीक है डॉक्टर साहब, ट्रेकियोस्टमी में सुपीरियर जी मैम। लेरेंजियल नर्व और थायराइडेक्टमी में रिकरेंट लेरेंजियल नर्व, ठीक है। अच्छा ये चलो बस, कंफर्म यार मुझे कंफ्यूजन है। ये मुझे जी मैम अब कंफर्म है ओपिनियन कंफर्म है। थायराइडेक्टमी में तो दो होती है ना, एक लिकर रेंजर होती है और एक और भी होती है, तो वो वो मैम जो आर्टरी एक्सपीरियर है। रेंजर होती है। थायराइडेक्टमी में जो है वो एक्सटर्नल लेरेंजियल नर्व है, हाँ। और जो तो सुपीरियर से ट्रेकियोस्टोमी है भी उसमें रिकरेंट लेरेंजियल नर्व है। अच्छा, मैम ट्रेकियोस्टोमी हम नीचे करते हैं, इतने आप ऊपर ट्रेकियोस्टमी नहीं में नीचे करते हो। करते तो नीचे से रिकरेंट जाती है, ठीक है। हाँ तो जी वही बच्चों, ये हुआ ठीक मैम। है। ये देखो, सुपीरियर या एक्सटर्नल लेरेंजियल जोन है ना, ये आपका थायराइड में ही जाएगी, ठीक है, और जो रिकरेंट लेरेंजियल नर्व है ये आपकी ट्रेकियोस्टमी में जाएगी, ठीक है, ये कंफर्म है। ऐसे ही डॉक्टर सर? ऐसे ही है मैम। मैडम यही है। मैम थायराइडेक्टमी में जब हम हॉर्सनेस कर रहे होते हैं तो फिर लिकर रेंजर से नहीं कर रहे होते, बच्चे तो ये उसमें ही आएगी। जाता है वो इसलिए, लेकिन हॉर्सनीस हम की वजह जो है ना वो रिकरेंट लेरेंजियल नर्व है, जो मोस्ट हाँ कॉमन जी नर्व तो मैम, इंजर जी होती है ना वो फिर वो एक्सटर्नल थायराइड हुआ लेरेंजियल। ना। अरे बच्चों सब्र, नहीं नहीं सुनो नहीं सुनो सुनो सुनो, मैडम चुप। ये देखो, जब थायराइड की बात करेगा ना सीपीएसपी, तो बेसिकली सीपीएसपी को सोचो, ठीक है, उसमें आपने जब भी डैमेज है वो सुपीरियर लेरेंजियल या एक्सटर्नल लेरेंजियल है, उसमें रिकरेंट नहीं जाएगी, ठीक है, हॉर्सनेस के साथ रिकरेंट है। अगर ये दोनों नहीं दिया फिर आपने रिकरेंट, इसमें भी सीक्वेंस यूं है कि आपने क्या करना है, सुपीरियर या एक्सटर्नल लेरेंजियल नर्व इज ग्रेटर देन वेगस इज ग्रेटर देन रिकरेंट लेरेंजियल नर्व, ये थायराइडेक्टमी में रिकरेंट सबसे एंड पे, ठीक है, वेगस क्योंकि ये दोनों इसकी की ब्रांचेस हैं, ठीक है, मतलब वो हैं, ठीक है, रिकरेंट आपका ट्रेकियोस्टमी में उड़ेगा, बस ये थंब रूल याद कर लो, अभी इस पे कोई मजीद बहस नहीं। हाँ जी, अब ओके आगे मैम। के चलो, अब इसका सॉरी स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, और बस मैं फिर आगे चलो। चलो,
अब वो कहते हैं जी हमारे पास आ गया वुमेन है अंडरवेंट है जी थायरॉइडेक्टमी आफ्टर सम वीक्स शी केम विद टू डॉक्टर विद पैरेस्थीसिया स्पैज्म ठीक है हाइपोकैल्सीमिक टेक्निक कॉज्ड बाय पैराथायराइड बढ़ गए। हाँ जी, बट मेनली ड्यू टू हाइपोकैल्सीमिया 10 डेज पोस्ट थायरॉइडेक्टमी है ठीक है। तो आपने क्या देखना उसमें हाई फॉस्फेट है, लो कैल्शियम है तो ये हाइपोकैल्सीमिक टेक्नी है। 10 डेज आफ्टर थायरॉइडेक्टमी ठीक है, वो फिर से वही सारी चीज़ें तो हाइपोकैल्सीमिक टेक्नी है। कैल्सिटोनिन किस में दोगे? पिजेट्स में दोगे। कैल्सिटोनिन कैन नॉट बी गिवन इन थायरोटॉक्सिकोसिस। क्रॉनिक सीआरएफ पेशेंट ऑन डायलिसिस मोस्ट प्रोबेबल ऑटोप्सी फाइंडिंग इज हाइपरट्रॉफी ऑफ द पैराथायरॉइड ग्लैंड। बच्चों ये बहुत ज़्यादा आया हुआ है। क्रॉनिक रीनल फेलियर में हाइपरट्रॉफी ऑफ पैराथायरॉइड ग्लैंड और सेकेंडरी करेगा जिसमें डिक्रीज कैल्शियम, इंक्रीज फॉस्फेट, इंक्रीज पैराथायरॉइड। पैराथायरॉइड नॉट इफेक्टेड बाय व्हिच ऑफ द फॉलोइंग? तो ऑस्टियोपोरोसिस। हाँ जी बच्चों, ऑस्टियोपोरोसिस क्या है? ये इसमें यही होता ये है ना। पोस्ट मेनोपॉजल या और ओल्ड एज के उनमें होता है जिसमें ऑस्टियोक्लास्टिक एक्टिविटी ज्यादा होती है। ठीक हो गया, ऑस्टियोपोरोसिस ठीक है, ऑस्टियोप्लास्टिक एक्टिविटी। तो इसमें आपका किधर चला गया है, क्या कहते हैं, पैराथायरॉइड इज नॉट इफेक्टेड बाय व्हिच ऑफ फॉलोइंग। अच्छा ठीक है, तो इसमें पैराथायरॉइड क्यों नहीं कर रहा मुझे बताओ? पैराथायरॉइड का किसके साथ है? आपके कौन से सेल्स के साथ है? ऑस्टियोब्लास्ट ऑस्टियोसाइट्स, ऑस्टियोब्लास्ट? ऑस्टियोब्लास्ट ऑस्टियोब्लास्ट। फिर ऑस्टियोब्लास्ट किसको लीड करेंगे? ऑस्टियोक्लास्ट ऑस्टियोक्लास्ट ब्लास्ट साइट। क्लास मैम। अच्छा ओके ठीक है, ऑस्टियोब्लास्ट ऑस्टियोक्लास्ट। तो ऑस्टियोसाइट्स किधर जाएंगे, कहाँ से आ रहे हैं? अच्छा ये ना एक सेकंड ठहरो जो जरा, एक मिनट ठहरो। इधर ना मैंने लगाया था आपका ये ऑस्टियोब्लास्ट आर ड्राइव फ्रॉम undifferentiated mesenchymal stem cells ठीक है इन द मैरो प्रोड्यूस ऑस्टियोइड कंटेनिंग कोलेजन टाइप 1 ठीक है। ये वाला इंपॉर्टेंट था, ये मैंने इसलिए इधर से और ठीक है। और ऑस्टियोसाइट्स जो हैं ऑस्टियोब्लास्ट ट्रैप्ड इन कैल्सिफाइड बोन मैट्रिक्स। तो ये ऑस्टियोब्लास्ट और ऑस्टियोसाइट्स में क्या फिर हुआ डॉक्टर काशिफ या डॉक्टर विकास जो भी कह रहे थे? ऑस्टियोब्लास्ट ट्रैप्ड इन कैल्सिफाइड बोन मैट्रिक्स इज नोन एज ऑस्टियोसाइट्स ठीक है। 90% ऑफ सेल इन बोन इंट्रासेलुलर कनेक्शन बाय कैनालिक्यूलाई। तो ये देखो लीड बेशक उसको करेंगे लेकिन यही इसी के अंदर अगर कैल्शियम इंट्रैपमेंट हो जाए तो वो ऑस्टियोसाइट्स के साथ उसकी डेफिनेशन है। चलो मैडम, जो अभी आपने ये क्वेश्चन किया था कि पैराथायराइड किसको करता है, हाँ जी तो उस ये तो नॉर्म वैसे करता तो ये ऑस्टियोक्लास्ट को है मैडम, उसकी एक्टिविटी को बढ़ाता है, लेकिन जस्ट उस ऑस्टियोब्लास्ट के रिसेप्टर पे लगता है। हाँ मैं मैडम एग्जाम में रिसेप्टर्स कौन की सा रहेगा? तो आपने रिसेप्टर की बात की थी। मैंने रिसेप्टर की बात की थी ठीक। ठीक है। अच्छा स्नेरियो मतलब जिसके साथ उसकी फंक्शनिंग बेसिकली ठीक है, रेगुलेशन। अच्छा स्नेरियो ऑफ इंक्रीज वो हम जब टेबल करेंगे ना डॉक्टर यूसुफ वो 3 वाला ठीक है, आप इंशाल्लाह आ ही चले, मेरा ख्याल है कल करेंगे हम ठीक है। तो उसमें ये करेंगे, उसमें मैं फिर ये सब नहीं पढ़ाऊंगी, सिर्फ वही पढ़ाऊंगी। और वॉल्कमैन केनाल और हेवर्जन सिस्टम देख कर आना है। स्नेरियो ऑफ इंक्रीज पैराथायरॉइड बट हाइपोकैल्सीमिया कॉज रीनल फेलियर। ऑल्सो नोट दैट रिमूवल ऑफ पैराथायरॉइड ग्लैंड इज वन ऑफ द फॉलोइंग रिकॉग्नाइज्ड कॉम्प्लिकेशन ऑफ थायरॉइडेक्टमी ठीक है। तो ये सारे पैराथायरॉइड वगैरह के हैं, ये अब हम जल्दी से देख लें। प्राइमरी हाइपरपैराथायरॉइडिज्म में जो क्या है, पैराथायरॉइड एडिनोमा ठीक है, मोस्ट कॉमनली एंड पैराथायरॉइड कार्सिनोमा। कैल्शियम हाई, फॉस्फेट लो, पैराथायरॉइड हाई, निमोनिक है, पेनफुल बोन्स ठीक है, रीनल स्टोन, एब्डोमिनल ग्रोन्स ठीक है एंड साइकिक बोन्स, पेनफुल बोन फ्रैक्चर, ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टाइटिस फाइब्रोसा सिस्टिका, रीनल स्टोन्स एंड ड्यू टू इंक्रीज कैल्शियम, एब्डोमिनल ग्रोन्स, कॉन्स्टिपेशन ड्यू टू इंक्रीज कैल्शियम, साइकिक मोन्स है, डिप्रेशन, सीजर्स वगैरह ठीक है। डॉक्टर आयशा ने कल बाकी चीजें आप लोगों को इसके साथ एसोसिएट करके पढ़ा दिया था। सेकेंडरी हाइपरपैराथायरॉइडिज्म क्रॉनिक रीनल फेलियर, विटामिन डी डेफिशिएंसी, इसमें कैल्शियम कम है, फॉस्फेट ज्यादा और पीटीएच ज्यादा है ठीक है। इसमें रीनल ऑस्टियोडिस्ट्रोफी है। टर्शरी में रिफ्रैक्टरी ऑटोनोमस हाइपरथायराइडिज्म रिजल्टिंग फ्रॉम क्रॉनिक रीनल फेलियर ठीक है। तो ये भी क्रॉनिक रीनल फेलियर के साथ है। और पैराथायराइड की इनलार्जमेंट तो हाइपरट्रॉफी हो जाएगी। प्रोलॉन्ग सेकेंडरी हाइपरपैराथायराइडिज्म इन विच कंटीन्यूअस स्टिमुलेशन रिजल्ट इन पैराथायराइड एडिनोमा एंड ऑटोनोमस पीटीएच सिक्रीशन। अब मैं ये जल्दी से पढ़ ही दूंगी, सुनूंगी नहीं, टाइम नहीं है। क्रॉनिक रीनल फेलियर पेशेंट डाइट, या जल्दी जल्दी जरा मुझे सेकंड्स में जवाब देना है ठीक है। मैं नहीं चाहती मैं खुद ही आऊं पढ़ूं और जाऊं। विटामिन डी रेजिस्टेंट रिकेट कॉज व्हाट सिंड्रोम? फ्रैंकोनी सिंड्रोम। शाबाश। Fanconi एक्शन ऑफ पैराथायरॉइड हार्मोन स्टिमुलेट ऑफ व्हाट?
क्या करेगा? पैराथायरॉइड हार्मोन किसके थ्रू एक्टिवेट करता है? एक तो प्री प्रो हार्मोन था, दूसरा कैंप मैकेनिज्म है या क्या है? आवाज नहीं आ एडिनाइड। रही। मैडम वो तो एड्रेनालाइन साइक्लेज के एंजाइम को शाबाश, करेगा ना। शाबाश। बाकी को तो आ रही है डॉक्टर काशिफ, सवाल की दफा तुम्हें जन नहीं आती आवाज है, अपने सवाल सारे पूछो, मेरे ना जवाब दो। व्हाट मैनेजेस द लेवल ऑफ फॉस्फेट एंड कैल्शियम? पीटीएच। पैराथायराइड। शाबाश, शाबाश। अच्छा, एक पेशेंट है, नेक की सर्जरी, नेक मैच था, ठीक है, सर्जरी हुई, हाइपोकैल्सीमिया हो गया उसको, हाइपरफॉस्फेटीमिया हो गया उसको, ठीक है। इंजेक्शन ऑफ पीटीएच, द अमाउंट ऑफ कैंप इन यूरिन इंक्रीजेस, ठीक है। तो व्हाट्स द अंडरलाइंग कॉज? हाइपोकैल्सीमिया, हाइपरफॉस्फेटीमिया और सर्जरी है। प्राइमरी मैडम वही हुआ ना, हैपोपैराथायराइड। पैराथायराइड तो हुआ फिर है। हाइपो पैराथायरॉइडिज्म। कॉज क्या है सिनेरियो में? कॉज क्या दिया? प्राइमरी को तो चलो साइड पे रखो, मैंने सब एडिनोमा है। कॉज नहीं, मैंने सर्जरी बोला, नहीं सर्जरी नहीं, तो मैडम, फिर पोस्ट सर्जिकल। पोस्ट सर्जिकल, ठीक है। वो एडिनोमा तो था, उसने सर्जरी कर दी, अब सर्जरी के बाद क्या हुआ वो बताओ। सेम ही चीज हम वो एमसीक्यूज देते हैं और आपको कहते हैं कि उसने पोस्ट सर्जरी कुछ ड्रग्स पे उसको भेज दिया घर, और उसको ब्लीडिंग श्लीडिंग होगी, कार्डियक पेशेंट है, तो वो आप ड्रग इंड्यूस्ड करोगे, ठीक है। ये चीजें ड्रग इंपॉर्टेंट है, इंड्यूस। इनको देखो। हाँ जी, क्रॉनिक रीनल फेलियर पेशेंट डाइट, ठीक है, ग्लैंड्स आर हाइपरट्रोफिड, कौन सा होगा जल्दी बताओ। पीटीएच। शाबाश। अच्छा, ओके, ये सारा मैंने पूछ लिया। अब सुनो, एक्शन ऑफ पैराथायरॉइड हार्मोन, ये भी मैंने पूछ लिया। 58 डायबिटिक है, डेवलप बोन पेन है विद इन हिज हैंड्स, ऑन एग्जामिनेशन नो जॉइंट एबनॉर्मेलिटी वर नोटिस्ड, लैब में सीरम कैल्शियम है 7.8, फॉस्फेट है 5.7 से ज्यादा, क्रेटिनिन है 7.8, व्हाट इज मोस्ट लाइकली कॉज ऑफ कंप्लेंट्स? जी बच्चों। प्राइमरी हैपोपैराथायराइड। डॉक्टर काशिफ, मैडम कान पकड़ लो क्रोनिक और मुंह रीनल की बात फेलियर कर की दो। वजह से सुनो अभी हाइपोथायराइडिज्म मुझे, हुआ है। क्या है डॉक्टर डॉक्टर यूसुफ, आपने क्या जवाब दिया? मैडम मैं कह रहा हूँ कि रीनल फेलियर की वजह से उसको वो हुआ है मैडम। रीनल फेलियर भी हो गया, हाइपोथायराइड। ठीक है। मैम ये टर्सरी। टर्शरी नहीं होगा, टर्शरी हाइपोपैराथायराइडिज्म। डॉक्टर वकास के लिए सब आज भाई हक अदा करो, डॉक्टर वकास का ये क्लैपिंग्स करो इनके लिए, ठीक है। सबसे अच्छा इन्होंने सुना है। हाँ जी, आप जवाब भी दे दें डॉक्टर अपना, डॉक्टर वकास। मैडम मैंने अपने जुमले के एंड में बताया था कि ये टर्सरी है। अच्छा चलो, डॉक्टर यूसुफ के लिए भी कर दो। डॉक्टर डॉक्टर यूसुफ, आपने पहले सेकेंडरी बोला और फिर शायद आपने एंड पे बोला टर्शरी। मैडम पहले पहले एकदम मैंने लॉजिक यूट्यूब। दी, बाद में बताया कि ये अच्छा अच्छा, चलो चलो, अच्छा मुझे अब एक्सप्लेन करो क्यों है। मैम एक तो ये डायबिटिक पेशेंट है, सेकेंडली अच्छा क्रॉनिक रीनल फेलियर में भी है। इसमें ये अच्छा, और सिनेरियो में कैल्शियम भी हाई है, फॉस्फेट भी हाई है, और इसलिए मैम, क्योंकि ठीक है, टर्शरी हाँ में जी। ये सारी चीजें क्योंकि होती इसमें, हाँ, क्योंकि इसमें आपके पास जो है ना, एक तो वो जो रीनल वाला है वो तो क्लियर है। डॉक्टर जाकिर, जी जी। माइक। अच्छा, तो उसमें क्या है कि टर्शरी हाइपर पैराथायराइडिज्म ड्यू टू रीनल फेलियर और पैराथायराइड एडिनोमा, ठीक है। अच्छा चलो, आफ्टर 10 ईयर ऑफ थायराइडेक्टमी पेशेंट विल प्रेजेंट विद व्हाट? है। लेवल्स बताओ दोनों के। हाइपोकैल्सीमिया, ठीक है, टेटन, शाबाश, इंक्रीज मसल क्रैम्प्स वगैरह। आफ्टर 10 days of thyroidectomy patient with present with high phosphate low calcium technique, partial thyroidectomy done for, हाँ जी, क्यों हम पार्शियल क्यों करते हैं? एकदम कि ये मैम पैराथायराइड। पैराथायराइड हार्मोन को सेव करने के लिए। शाबाश। अच्छा मुझे ये क्लिनिकल तो बताओ कि जब हम थायराइड को रिमूव करते हैं और ये अपने छोड़ते हैं पैराथायराइड, ये किधर एम्बेड करते हैं फिर? सबकुटेनियस कहीं भी लगा सकते, अच्छा, किसी मसल में एम्बेड करते हैं? कर सकते हैं। पता नहीं मुझे क्यों लग रहा है स्टेनोक्लेडोमास्टोइड के साथ इसका कुछ था, जी पता नहीं मैम मुझे क्यों। जी जी, स्टर्नोक्लेडो में बैठ करते स्टेनोक्लेडोमास्टाइड हैं। है। ओके ओके, क्योंकि हाँ, ये मेरे से ज़हन में था, मैंने कहा गलत ना हो जाए। पोस्टीरियर थायराइड इज स्पेयर्ड ड्यूरिंग थायराइड सर्जरी टू अवॉइड डैमेज टू व्हाट? पोस्टीरियर थायराइड छोड़ देते हो आप। पोस्टीरियरली क्या पड़ा हुआ है थायराइड के? पैराथायराइड। ओके, मैडम वही शाबाश। पैराथायराइड। ओके चलो बच्चों, पैराथायराइड और थायराइड मुकम्मल हो गया हमारा यहाँ पे, ठीक है। अभी मुझे सिर्फ एक चीज दिखानी है आप लोगों को, थायराइड का रिलेशन, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। थायराइड के इंटीरियर क्या पड़ा हुआ है? वेंट्रिक्यूलर। रेशियो होगा क्रिएटिव।
अच्छा मैं बताती हूँ। देखो बच्चों ये C5 से T1 जहाँ से ब्रेकियल प्लेक्सस आ रहा है ना, ठीक है, ये वहीं से सारा ना आपका वर्टिब्रल लेवल है, ठीक है। उधर तो वो C8 भी होता है ना, नर्व रूट वगैरह, ठीक है। यहाँ पे C5 से लेकर T1 तक जो लेवल्स हैं, यहाँ से आपके पास ये थायराइड पड़ा हुआ है। अब वो कहते हैं कि ये जो इस्थमस है ना, सेंटर पार्ट, ये कहाँ पे पड़ा हुआ है? ये सेकेंड, ये थर्ड और फोर्थ, 2, 3 और 4 में आपके पास ट्रैकियल रिंग पे पड़ा हुआ है इस्थमस, ठीक है। अब बेसिकली जो आपके एडल्ट्स है ना, वहां पे 2, 3 है, और जो 3, 4 है, ये चाइल्ड की ट्रेकियोस्टमी का पॉइंट है ट्रैकियल रिंग पे, ठीक है, एडल्ट और ये, ठीक है। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है आपके ये वाला। और ये किधर होता है? प्री ट्रैकियल आपके उसमें होता है वर्ड अपना फेशिया में, ठीक है, इनक्लोज। हाँ, अब ये जो सुपीरियर लोब है ना, यहाँ पे ये एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी होती है, ठीक है, जो कि कॉमन कैरोटिड की ब्रांच है। ये एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी इधर स्टर्नोक्लीडोमास्टोइड मसल के, नहीं वो एक्सटर्नल जगलर होती है, सॉरी। अच्छा चलो, अब मैं बता ही रही थी, तो स्टर्नोक्लीडोमास्टोइड के एंटीरियर जोन से ना एक्सटर्नल जगलर वेन पड़ी होती है, ठीक है। अच्छा, अब ये जो एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी है ना, इसकी जो ब्रांच है ऊपर, जो कि क्या है? सुपीरियर थायराइड आर्टरी, ये सुपीरियर लोब को प्रोवाइड कर रही है। अब इंफीरियर की बात करो, ये थायरो सर्वाइकल ट्रंक है, जो कि सब क्लेवियन से ओरिजिनेट करेगा। यहाँ से उसकी फर्स्ट, मतलब यहाँ पे उसकी एक ब्रांच है इंफीरियर थायराइड आर्टरी, ये लोअर को कर रही है। तो वो पूछता है कि सुपीरियर किसकी ब्रांच है, इंफीरियर किसकी? सुपीरियर एक्सटर्नल कैरोटिड की और इंफीरियर थायराइड थायरो सर्वाइकल ट्रंक की। अब वो अगला क्वेश्चन पूछता है कि नर्व कौन सी जा रही है इनके साथ, ठीक है। तो जो आपके पास ये हाँ, इसके साथ कौन सी जा रही है? अभी हमने जो पढ़ी थी, एक्सटर्नल रेंज है, एक्सटर्नल या सुपीरियर, ठीक है। और नीचे कौन सी है? रिकरेंट रेंज। ठीक है, बस हो गया, बस हो गया, ठीक है। इतना कर लिया, अब रिलेशन कर लो जल्दी से। अच्छा देखो बच्चों, ये आपके पास पीछे वर्टिब्रा पड़ा है, तो ये पोस्टीरियर है, ये एंटीरियर है। एंटीरियरली आपके पास अगर लेट्स सपोज ये पड़ा हुआ है आपका थायराइड, ठीक है, तो कहाँ पे मुझे बताओ कि ये प्रीट्रैकियल फेशिया के अंदर है, तो एंटीरियरली क्या है इसके? एंटीरियरली ये क्या पड़ा हुआ है आपके पास? एक सेकंड ठहरो, अरे मुझे एंटीरियर वो जुगुलर स्टर्नोक्लीडोमास्टोइड स्टर्नोहायोइड। मैम वो नहीं, ये ना इंटीरियर मसल लैक्टेशन में नहीं आते इंटीरियर की जगह। ये एंटीरियर भी है, लेटरल भी बच्चों, एक सेकंड ठहरो, मैं मीडियल बेसिकली ना, मीडियल सरफेस है। हाँ मीडियल कहने था, मीडियल, ठीक है। मीडियल ये क्या पड़ा हुआ है? ये वाला, ठीक है। मीडियल ये आपके पास ये ट्रैकिया, रिकरेंट लेरेंजियल नर्व और एसोफेगस पड़ा हुआ है, ठीक है। तो ये आपके पास ये रिकरेंट लेरेंजियल नर्व ये पड़ी हुई है, ठीक है। तो पीछे एसोफेगस, आगे ट्रैकिया पड़ा हुआ है मीडियली। आप जो एंट्रोलैटरली पड़े हुए हैं वो सारे मसल्स पड़े हुए हैं, ठीक है, जिसमें आपके पास स्टर्नोक्लीडोमास्टोइड है, ठीक है, स्टर्नोहायोइड है, स्टर्नोथायरॉइड है और ओमोहायोइड है, ठीक है। ये सारे मसल्स याद करने की जरूरत नहीं, मगर याद रह जाए तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। और ठीक है, अच्छा जी। और जो आपका लेटरल रिलेशन है, उधर के आपके पास कैरोटिड शीथ है। अभी कैरोटिड शीथ की कंटेंट पूछता है। हाँ, वो है कॉमन कैरोटिड आर्टरी, इंटरनल जुगुलर वेन एंड वेगस, ठीक है। तो ये जो कैरोटिड है ये 10 है, ठीक है, दैट इज वेगस आपकी अपनी कॉमन कैरोटिड आर्टरी और इंटरनल जुगुलर वेन। इंटरनल जुगुलर वेन का किसके साथ रिलेशन? आपके स्टेनोक्लीडोमास्टोइड मसल के साथ, ठीक है। और इंटरनल जुगुलर वेन किसके लिए हम देखते हैं? जीवीपी। जेबीपी, ठीक है, जेबीपी के लिए आप स्टेनोक्लीडोमास्टोइड, ठीक है, वो ईयर लोब्यूल के पास इंटरनल जुगुलर वेन, ठीक है। तो ये अच्छा, और पोस्टीरियरली आपके पास इधर क्या पड़े हुए हैं साथ में? ये क्या पड़े हुए हैं? पैराथायरॉइड ग्लैंड्स वगैरह, ठीक है, यहाँ पे पड़े होते हैं पोस्टीरियरली। रिलेशन भी हो गया। अब ये आप लोगों के ना आतिफ अफजल के पॉइंट्स हैं, ठीक है। तो मैक्सिमम कंसंट्रेशन किसके? T4 की, थायराइड हार्मोन एंटर इन सर्कुलेशन T4, ठीक है। फीटल ब्रेन के लिए रिवर्स T3 एंड T3, ठीक है। एक्टिव फॉर्म ऑफ थायराइड T3, फ्री फॉर्म और अनबाउंड। थायराइड ग्लैंड इज इनक्लोज इन प्रीट्रैकियल, ठीक है। और मेटाबॉलिज्म जो TSH इन लिवर इज डीमिथाइलेशन, पहले बताया जब TSH की तो डीमिथाइलेशन, ठीक है, और अपना थायराइड हार्मोन की तो डीआयोडीनेशन। डिस्नी ऑन लाइंग इज ड्यू टू रेट्रोस्टर्नल गोइटर, क्योंकि ये आपके मीडियम को वो कर रहा होता है, कंप्रेस कर रहा होता है, ठीक है। सुपीरियर थायराइड आर्टरी एक्सटर्नल लेरेंजियल, इंफीरियर बाय रिकरेंट, ठीक है। सुपीरियर लेरेंजियल आर्टरी रिलेशन टू, ये एक एक्स्ट्रा पॉइंट है, ठीक है, कि सुपीरियर लेरेंजियल आर्टरी किसके साथ एसोसिएटेड है? आपके इंटरनल लेरेंजियल नर्व के साथ। कॉमन नर्व इंजर्ड ड्यूरिंग थायराइडेक्टमीज अपना एक्सटर्नल लेरेंजियल, ट्रैकियोस्टोमी में रिकरेंट लेरेंजियल। मैडम आ गया वही पॉइंट। हाँ जी। मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ ब्लीड ड्यूरिंग थायराइडेक्टमी इज इंफीरियर थायराइड वेन, ठीक है। थायराइडेक्टमी में जो आपकी ब्लीड करेगी वो इंफीरियर थायराइड वेन, इंफीरियर। अच्छा, आजकल एक और क्वेश्चन है कि जब आप एक थायराइड की सर्जरी कर रहे हो, FNAC ले रहे हो, तो आपने किसको कहाँ से लेना है, सुपीरियर से या इंफीरियर से? सुपीरियर से।
सुपीरियर के साथ भी है एमसीक्यू, इंफीरियर के साथ भी है, मगर सुपीरियर प्रेफरेबल है, ठीक है। अच्छा जी, मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ हैवी ब्लीड ड्यूरिंग थायराइडेक्टमी इज एंटीरियर जुगुलर वेन इज ग्रेटर देन isthmus, ठीक है। ड्यूरिंग टॉन्सिलेक्टमी ब्लीड ड्यू टू टॉन्सिलर आर्टरी, पैलेटाइन वेन एंड असेंडियल फ्रेंजियल आर्टरी। ये आते नहीं है, बस पढ़ लेने हैं। ये आपके आतिफ अफजल के पॉइंट्स हैं, ठीक है बच्चों। अगर किसी ने स्क्रीनशॉट लेना है तो वेल एंड गुड, नहीं मैडम लेना तो बच्चों में भी पूछा गया था मैडम, बच्चों में कौन सी होती है स्फीनो। ब्लीडिंग की कॉज? अच्छा नहीं वो नहीं स्फीनो मैडम, पैलेटाइन तो एपिस्टेक्सिस में है। इसमें नजर नहीं आ रहा मैडम। अच्छा डॉक्टर यूसुफ, वो अपना इस दफा पूछा था, ये कह रहे हो या नहीं वैसे कह रहे मैडम, हो? मैंने देखा था, पूछा भी क्या है मैडम, लेकिन अब मुझे याद नहीं कि उसमें इंफीरियर थायराइड था या इंटीरियर जुगुलर था। खैर हो गया, मेरे मुझे भी ख्याल से मिलता तो। उसमें एंटीरियर जुगुलर था, मैंने भी एक जगह पढ़ा था लेकिन मुझे भी याद नहीं है, लेकिन एंटीरियर जुगुलर ही था। जी एंटीरियर जुगुलर था मेरे ख्याल से, बच्चों अच्छा में मेंशन किया एंटीरियर था। एंटीरियर जुगुलर कह रहे हो आप, किसमें? टॉन्सिलेक्टमी में, बच्चों में? चलो ये मैं कंफर्म करके बता दूंगी, ठीक है। ये मैं आप लोगों को कंफर्म कर दूंगी। अच्छा ये मैंने भी आप लोगों को ना डेवलपमेंट का बता दिया था कि ये फ्लोर ऑफ प्रिमिटिव फेरिंक्स फोरामेन सीकम से आएगा, ठीक है। तो इज नॉर्मल रेमिनेंट ऑफ थायरोग्लॉसल डक्ट। मोस्ट कॉमन एक्टोपिक थायराइड इज टंग में होता है, लिंगुअल थायराइड, ठीक है। अच्छा व्हाट इज फ्रेनुलम बच्चों? टंग को जो टंग टाइप, हाँ जी, जो अटैच हाँ किया टंग होता है टाई मैडम। हाँ टंग टाई, ठीक है, वो जुड़ी हुई होती है नीचे, ठीक है। उस अच्छा बैक साइड पे, लोअर साइड हाँ जी। Removal may result in hypothyroidism if it is only thyroid tissue present. Thyroglossal duct cyst, ठीक है, दोनों की बात करें। Present in anterior midline neck swelling moves with swelling on protrusion of trunk, क्योंकि cervical versus। अच्छा ये देखो, ये मैंने जो आप लोगों को डिफरेंट बताया सर्वाइकल साइनस का, लीडिंग टू फ्रेंजियल क्लेफ्ट सिस्ट इन लेटरल नेक, क्योंकि सिस्ट जो आपके सर्वाइकल साइनस है वो लेटरल नेक में होती है और जो डक्ट है वो सेंटर में होती है, ठीक है। थायराइड फॉलिकल सेल्स डिराइव फ्रॉम एंडोडर्म, पैराफॉलिकुलर सेल फ्रॉम फोर्थ फ्रेंजियल पाउच। बाकी सब मैंने आप लोगों को करा दिया। चलो यहाँ तक ये चीज मुकम्मल हो।